नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। 24 अप्रैल 2022 के रूसी हमले से शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी जारी है, इसका कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो हम सभी को अनुमान था, ऐसा लगता था विशेषज्ञों को भी, कि ये युद्ध 15 दिन या अधिकतम 1 महीने में समाप्त हो जाएगा और रूस की बड़ी शक्तिशाली भारी सेना यूक्रेन पर आराम से कब्जा कर लेगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ और विशेषज्ञों के मत को धराशायी करते हुए यूक्रेन ने कड़ा संघर्ष किया और अप्रैल आधा बीत चुका है, फिर भी ये लड़ाई अभी भी जारी है। इस लड़ाई के बीच पश्चिमी देशों और यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाए हैं कि रूस ने भारी मात्रा में सिविलियन कैजुअलिटी की है, जनहानि की है, नरसंहार किया है। ख़ासतौर से बुचा और कीव के मामले में ये आरोप ज़्यादा लगे हैं। रूस पर यह भी आरोप है कि रूस ने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज का उल्लंघन किया है। क्या है ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ? और जब लड़ाई लड़ी जाती है तो क्या उसके कुछ नियम कायदे भी होते हैं, या मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है की तर्ज पर कुछ भी किया जा सकता है? आइए आज इन्हीं सब बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। इन्हें हम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में देखेंगे: युद्ध लड़ने के पहले के कायदे या युद्ध शुरू करने के कायदे, और युद्ध लड़ने के कायदे। जहाँ तक युद्ध शुरू करने की बात है तो युद्ध शुरू करने का एक ही प्रमुख कारण होता है और वो होता है स्वार्थ। लेकिन कोई भी देश ये कहकर नहीं लड़ना चाहता कि मेरा स्वार्थ इसमें है इसलिए मैं लड़ाई करना चाहता हूँ। इसलिए एक सैद्धांतिक आवरण की आवश्यकता होती है, कुछ बहानों की आवश्यकता होती है। वो बहाने गढ़े जाते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों में उस युद्ध को जायज़ ठहराया जा सके। तो देखते हैं कि रूस यूक्रेन के मामले में ये घटनाक्रम किस तरह घटा। सबसे पहले 16 फरवरी से शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा अतीत में जाने का कोई अर्थ नहीं है। 16 फरवरी 2022 को रूसी संसद ने अपने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि डोनबास क्षेत्र के दोनों देशों लुहांस्क और डोनेत्स्क को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी जाए। रूसी राष्ट्रपति ने, जैसा कि अनुमान था, मान्यता दे भी दी। इसके बाद 22 फरवरी को रूसी संसद ने राष्ट्रपति से इन क्षेत्रों में सेना तैनात करने का आग्रह किया और 24 फरवरी को रूसी आक्रमण के साथ यह युद्ध शुरू हो गया। और ये जो क्रियाविधि अपनाई गई, ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ हो, बल्कि अगर इसे युद्ध प्रारंभ करने की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रूस ने खुद इससे पहले 2014 में क्रीमिया में यही किया था। उसके पहले 2008 में जॉर्जिया के असेटिया और अबकाज़िया के साथ भी रूस ने यही किया था। ऐसा लगता है कि पुतिन का जैसे यही तरीका हो, लेकिन वास्तव में यह तरीका पुतिन तक सीमित नहीं है। 1938 में जब हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड पर कब्जा जमाया था तो हिटलर ने भी ठीक यही क्रियाविधि अपनाई थी। और अगर थोड़े और अतीत में जाएं तो आज रूसी हमले के सबसे प्रबल विरोधी युग जो हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उन्होंने 19वीं शताब्दी में हवाई द्वीप पर ठीक इसी तरह से कब्जा कर लिया था। तो अब सवाल उठता है कि ये प्रक्रिया विधि क्यों अपनाई गई और इसका अंतर्राष्ट्रीय नियमों में ये रूसी आक्रमण को रूसी मत के हिसाब से कैसे सही सिद्ध करता है। इस संबंध में रूस ने 3 अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला दिया है। यूएन चार्टर का आर्टिकल 51, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल्स डॉक्ट्रिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। आइए सबसे पहले आर्टिकल 51 की बात करते हैं कि रूस का क्या दावा है कि आर्टिकल 51 के हिसाब से उसकी यह कार्रवाई कैसे सही है, जिसे उसने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया है। आर्टिकल 51 दोस्तों आत्मरक्षा, जिसमें सामूहिक और इंडिविजुअल दोनों शामिल हैं, इसकी बात करता है। रूस का कहना है कि यूक्रेन के विरुद्ध यह कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है। तो जब आत्मरक्षा में कार्रवाई की गई है तो सामने से कोई खतरा भी होना चाहिए। यूक्रेन से रूस को क्या खतरा था? संबंध में 2 खतरे बताए गए। एक तो यह
कि यूक्रेन नाटो में सम्मिलित हो रहा है, जिससे यूक्रेन को खतरा होगा। दूसरा, यूक्रेन रूसी मूल के लोगों के विरुद्ध बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रहा है, जिससे रूस को खतरा है। लेकिन यह तर्क बहुत ज़्यादा जमता नहीं, क्योंकि रूस पर कोई प्रत्यक्ष आक्रमण हुआ नहीं। रूस पर प्रत्यक्ष आक्रमण हुआ नहीं, इसलिए रूस कार्रवाई भी नहीं कर सकता था। इसी चीज़ को ढांकने के लिए स्वतंत्र देशों के रूप में डोनेट्स्क और लुहांस्क को मान्यता दी गई और उनसे सहयोग का आग्रह कराया गया, और उस आग्रह के बाद सैन्य कार्यवाही की गई। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों एक लूपहोल छूट जाता है। आर्टिकल 51 के अंतर्गत जो आत्मरक्षा का सिद्धांत है, वह संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के ऊपर लागू होता है। और यद्यपि डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूस ने स्वतंत्र देशों के रूप में मान्यता दे दी है, लेकिन फिर भी वो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य तो नहीं हैं। और अगर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं तो उनके ऊपर आर्टिकल 51 भी लागू नहीं होता है। एक और बात जो आर्टिकल 51 में लिखी है वो ये है कि अगर अनिवार्य सैन्य कार्यवाही करनी भी पड़े तो उसे करने वाला देश सुरक्षा परिषद में रिपोर्ट करेगा। लेकिन रूस ने आज दिनांक तक भी इस कार्यवाही को सुरक्षा परिषद में रिपोर्ट नहीं किया है, जिससे ऐसा लगता है कि रूस का इरादा आर्टिकल 51 के अंतर्गत कार्यवाही करने का नहीं था। दूसरा जो कारण दिया जाता है या जिस नियम का उल्लेख किया जाता है वो है प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल्स डॉक्ट्रिन। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल्स डॉक्ट्रिन का सबसे बढ़िया उदाहरण अगर आप देखें तो ये 1979 में मिला था, 1979, जब इजराइल ने युगांडा के भीतर ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया था और उसके जो कुछ नागरिक थे जो एक वायुयान अपहृत कर लिया गया था, उस अपहृत वायुयान के भीतर थे, उनको छुड़ाकर वापस ले आए थे। ये इस सिद्धांत के अंतर्गत चलाया गया सबसे सफल अभियान माना जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत में जो सबसे मुख्य चीज़ है वो है अनुपात, कि नागरिकों को किस अनुपात में खतरा था और उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। अगर हम रूस यूक्रेन मामले पर गौर करें तो रूसी नागरिकों को कोई सीधा खतरा नहीं दिखता। इस मामले में रूस ने रूसी मूल के लोगों की रक्षा को ही प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल्स मान लिया है। लेकिन अगर हम ये बात स्वीकार भी कर लें तो हमें अनुपात का ध्यान रखना चाहिए कि किस अनुपात में खतरा था और किस अनुपात में कार्रवाई की गई। रूस द्वारा की गई कार्रवाई में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और अनुपात के सिद्धांत का बिल्कुल पालन नहीं हुआ है। इसलिए रूसी कार्रवाई को इस संदर्भ में भी सही ठहराया जाना बहुत उचित नहीं हो पाएगा। अगला जो तर्क है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट तुलनात्मक रूप से नई अवधारणा है। 2005 की यूएन की वर्ल्ड समिट में इसे लागू किया गया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट मुख्य रूप से 4 मामलों में लागू होता है: नरसंहार, युद्ध अपराध, नस्लीय सफाया और मानवता के विरुद्ध अपराध। पश्चिमी देश R2P का प्रयोग लगातार करते रहे हैं, अफ्रीकी देशों में भी और पश्चिमी एशियाई देशों में भी। लीबिया में जो नो फ्लाई जोन बनाया गया था वो इसी R2P के अंतर्गत बनाया गया था। और R2P के अंतर्गत कार्रवाई के लिए रूस का दावा था कि यूक्रेन ने भारी मात्रा में नरसंहार किए हैं, लेकिन यह दावा अभी तक सही सिद्ध हो नहीं पाया। ना नस्लीय सफाई का कोई प्रमाण मिल पाया। तो रूस के दावे कुल मिलाकर जिन 3 आधारों पर वो करता है वो बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं कर पाते। दोस्तों, ये तो सारे मैंने सैद्धांतिक कारण बताए, लेकिन सैद्धांतिक कारण वास्तव में हमको सेटिस्फाई कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सैद्धांतिक कारण बहाने के रूप में प्रयोग किए गए हैं। जो रूसी हमले के वास्तविक कारण हैं वो हैं यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की इच्छा, जिससे नाटो रूस के मुहाने पर आकर खड़ा हो जाता। इसके अलावा यूक्रेन में रूस विरोधी दक्षिणपंथी नाजी तत्वों का उदय भी हो रहा था, जिससे रूस ने खतरा अनुभव किया। यूक्रेन EU में शामिल होने का प्रयास कर रहा था, जिससे यूक्रेन रूस से पूरी तरह से दूर हो जाता। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा पक्ष था कि रूस की जितनी गैस है वो यूरोप यूक्रेन के माध्यम से जाती है ज़्यादातर, और उस पर
यूक्रेन ने भारी मात्रा में ट्रांजिट फ़ी मांगी थी, जिसे चुकाने पर रूस को आर्थिक हानि भी होती है। तो ये तो हमने लड़ने के पहले के कायदे या लड़ने के बहानों पर चर्चा की। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि लड़ने के क्या कायदे हैं, लड़ते समय इन शक्तियों को किन नियमों का पालन करना पड़ता है, किन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का ध्यान रखना पड़ता है। लड़ने के जो कायदे हैं उन्हें आयरॉनिकली इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, जिन्हें लॉ ऑफ वार भी कहा जाता है। लॉ ऑफ वार में 3 चीज़ें सम्मिलित हैं: 1949 का चौथा जेनेवा कन्वेंशन, 1977 का एडिशनल प्रोटोकॉल या प्रोटोकॉल 1 और 1907 का हेग कन्वेंशन। इसमें से जेनेवा कन्वेंशन और प्रोटोकॉल 1 में रूस और यूक्रेन दोनों सिग्नेटरी भी हैं। तो आइए अब इन पर हम चर्चा करते हैं। जो ये सारे नियम हैं, लॉज ऑफ वार हैं, इनमें एक बात प्रमुखता से कही गई है कि केवल सैनिक होने के कारण, आपके विरुद्ध लड़ने के कारण किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। इस नियम के हमें बहुत सारे उदाहरण भी इतिहास में देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में जब हमारे कैप्टन अभिनंदन को छोड़ा गया था, तो इसी कारण छोड़ा गया था कि मात्र सैनिक होने के आधार पर पाकिस्तान उसे दंडित नहीं कर सकता था। पाकिस्तान को कैप्टन अभिनंदन को छोड़ना ही था। इसी तरह से जब 1971 का युद्ध हुआ था और लाखों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भारत में बंदी थे, उनको भी भारत ने छोड़ा, क्योंकि केवल भारत के विरुद्ध लड़ने के आधार पर उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता था। इस संबंध में रूस ने जो एक प्रमुख घोषणा की वो ये कि जो विदेशी भाड़े के सैनिक आ रहे हैं और विदेशी नागरिक जो यूक्रेन की तरफ से लड़ने आ रहे हैं, उनको रूस ने सैनिक मानने से इनकार कर दिया। और इसका सीधा परिणाम ये है कि उन लोगों को सैनिक के रूप में जो प्रोटेक्शन मिलता था, युद्धबंदी माना जाता था, वो ऐसे लोगों को नहीं मिल पाएगा जो यूक्रेन के नागरिक नहीं हैं, दूसरे देशों के नागरिक हैं, लेकिन भावनावश यूक्रेन में लड़ने आ गए हैं। इसके अलावा जो लॉ ऑफ वार की सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि लॉ ऑफ वार सैनिक और नागरिक में हमेशा अंतर करता है। जो सैन्य कार्यवाही होती है वो केवल सैनिक के विरुद्ध होनी चाहिए, नागरिक के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जो निशाना बनाया जाएगा वो हमेशा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, नागरिक ठिकानों को युद्ध में निशाना नहीं बनाया जा सकता। और इसीलिए इनडिस्क्रिमिनेट अटैक और डिस्प्रपोर्शनेट अटैक दोनों प्रतिबंधित हैं। और बारूदी सुरंग और क्लस्टर बम जो इनडिस्क्रिमिनेट अटैक हैं, स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किए गए हैं। यूक्रेन लगातार आरोप लगाता रहा है कि रूस ने इनडिस्क्रिमिनेट रूप से नागरिकों की हत्या की है। रूस ने इस आरोप का इनकार किया है। इसके अलावा एक जो प्रमुख बात है वो ये है कि सिविलियन शील्ड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नागरिकों को शील्ड की तरह नहीं प्रयोग किया जा सकता, उनके पीछे सैनिक छुप नहीं सकते। रूस का लगातार आरोप है कि यूक्रेन सिविलियन शील्ड का प्रयोग कर रहा है। और इसके अलावा जो सबसे प्रमुख बात है कि कोई भी देश कत्लेआम का आदेश नहीं दे सकता, आम जन को मारने का आदेश नहीं दे सकता, जैसा कि नादिर शाह और तैमूर ने दिल्ली में किया था। अगर आज की डेट में ऐसे काम किए जाएं तो उनको युद्ध अपराध माना जाएगा और इसके लिए जो आदेश देने वाला है वो दंडित होगा। लेकिन वो मध्यकालीन बातें थी, समय बीत गया। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये जो सब कुछ हुआ है, ये रूस ने हमला किया है, इसे यूक्रेन ICJ अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ले गया है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपने क्षेत्राधिकार के भीतर ही सुनवाई कर सकता है और उसका क्षेत्राधिकार वहाँ होता है जो देश उसके सिग्नेटरी हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ही इसके सिग्नेटरी नहीं हैं। तो फिर ऐसे में क्या ICJ सुनवाई कर सकता है? हाँ, कर सकता है, क्योंकि ICJ के नियमों में एक और क्लॉज है कि ऐसे देश भी जिन मामलों में ये देश ICJ के सिग्नेटरी नहीं हैं, वो भी अगर अपील करते हैं और ICJ के क्षेत्राधिकार को मान्यता देते हैं तो उन देशों के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्वीकार करके सुनवाई कर पाएगा। और यूक्रेन ने 2013 में ही इन क्षेत्रों को विवादित मानते हुए ICJ में
अपील कर दी थी तो आईसीजे का अधिकार बनता है। लेकिन आईसीजे के निर्णय को रूस मानेगा, इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों एक बहुत सीधी सी बात है, कोई कानून उतना ही बलशाली होता है जितना बलशाली उसके पीछे उसे लागू कराने वाला व्यक्ति होता है, या उसके पीछे की ताकत जितनी बलशाली होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मामले में ये बड़े दुख की बात है कि इनके पीछे इन्हें लागू करवाने के लिए कोई बड़ी ताकत नहीं है। इन्हें लागू करने का दायित्व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे यूनाइटेड नेशंस और सुरक्षा परिषद का था, लेकिन जब रूस जैसी बड़ी ताकत सम्मिलित होती है जिसके पास वीटो पावर है, तो यूएन और सुरक्षा परिषद कोई भी कार्यवाही करने में लगभग असमर्थ हो जाते हैं। और ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय नियम वास्तव में नैतिक नियम बन के रह जाते हैं, जिनका सभी को पालन करना तो चाहिए, लेकिन पालन करना उनके मन के ऊपर हो जाता है। वो ऐसे में हम लोग कभी कभी लगता है कि कहीं माइट इज़ राइट वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। खैर, उम्मीद करते हैं कि सभी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करेंगे और जल्द ही वहाँ शांति आएगी। इस वीडियो में हम लोगों ने जिन नियम कायदों की बात की है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो उनका अध्ययन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों से चर्चा का सिलसिला ऐसे ही आगे भी जारी रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।